हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 10 महीने हो चुके थे और हैदराबाद की हैसियत एक अलग मुल्क जैसी बनी हुई थी। निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने हैदराबाद के लिए एक स्पेशल स्टेटस मांगा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन के बड़े अनुरोध के बाद 13 जून 1948 को निज़ाम की मांगों को स्वीकार कर लिया। ऐसा होते ही देश भर में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की आलोचना शुरू हो गई। हैदराबाद अब अपना कानून खुद बना सकता था, 20,000 सैनिकों की फौज रख सकता था। किसी इमरजेंसी में ही हिंदुस्तानी फौज हैदराबाद में दाखिल हो सकती थी। निज़ाम की सत्ता भी अब महफूज थी। इसके बावजूद निज़ाम ने फिर कुछ नई बातें रख दी। अब वो कहने लगे कि हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए और हैदराबाद की पूर्ण स्वतंत्रता के अतिरिक्त और कोई समझौता नहीं हो सकता। यानी हिंदुस्तान के बीच में एक ग्रेट ब्रिटेन जितना बड़ा नया मुल्क बंटने वाला था। सरदार पटेल की तबीयत नासाज थी और वो देहरादून में आराम कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास शायद और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने प्रेस से कहा, हैदराबाद की सभी मांगों को मानकर हमने निज़ाम को हर मुमकिन रियायत दी, लेकिन अब इस मसले पर आगे बातचीत का कोई मतलब नहीं रहा। उधर हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली ने यूनाइटेड नेशंस में जाने की धमकी दे दी। नेहरू ने लायक अली की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। हैदराबाद की बगावत और हिंदुस्तान की बिगड़ती सूरत को देखते हुए सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू से जल्दी कोई कदम उठाने का आग्रह किया। अब हिंदुस्तान को हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निज़ाम को एक आखिरी मौका देते हुए 10 सितंबर 1948 को एक खत लिखा, लेकिन निज़ाम ने उसे ठुकरा दिया। जवाब में हिंदुस्तान ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर हैदराबाद पर अटैक किया। चारों ओर से हिंदुस्तानी फौज हैदराबाद में दाखिल हुई। निज़ाम की सेना ने भी भारतीय सेना का विरोध किया। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष जारी हुए अब 5 दिन हो चुके थे। 17 सितंबर को शाम के 4 बजे निज़ाम रेडियो पर आए और कहा, हमने अपनी फौज को जंग रोकने का हुक्म दे दिया है। हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। हमें अफसोस है कि हम ये फैसला पहले नहीं ले सके। और फिर निज़ाम की सेना ने हिंदुस्तानी फौज के सामने समर्पण कर दिया और हैदराबाद रियासत अब पूरी तरह से भारत में शामिल हो गई। पिछले एपिसोड में हमने एक बात का जिक्र किया था कि कैसे निज़ाम के सलाहकार कासिम रज़वी ने निज़ाम से कहा था कि हिंदुस्तान कश्मीर में उलझा हुआ है और उसके पास हैदराबाद पर प्रेशर डालने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा उसने क्यों कहा, आइए जानते हैं। मैं महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर स्टेट का भारत संघ के साथ विलीनीकरण करने की दिशा में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपने दस्तखत करता हूं। राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को ही डोमिनियन ऑफ इंडिया में शामिल होने के इन पेपर्स पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। हरि सिंह के इस ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर का मसला तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कश्मीर में आज भी जंग है, आज भी लड़ाई है। इसका जिम्मेदार कौन है? दरअसल आजाद भारत की शक्ल कैसी होगी, इसकी नींव तो आजादी से पहले 3 जून 1947 को ही रख दी गई थी, जिसका जिक्र हमने एपिसोड 1 में किया था। याद कीजिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उसी लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी के प्रावधान को, जिसके तहत अंग्रेजों ने सभी राजा महाराजाओं और नवाबों से कह दिया था कि या तो आप हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में, या आजाद मुल्क बनकर रहिए। सारा खेल ही वहीं से शुरू हुआ। हिंदुस्तान की आजादी के समय मौजूद 565 रियासतों के राजाओं
और नवाबों में से ज्यादातर खुद का एक अलग मुल्क चाहते थे। वो ना तो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे और ना पाकिस्तान। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भी उन्हीं में से एक थे। कश्मीर के इस रुख को देखकर वाइसरॉय माउंटबेटन ने एक अहम पहल की। माउंटबेटन के महाराजा हरि सिंह के साथ अच्छे संबंध थे। माउंटबेटन ने राजा हरि सिंह और कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक से श्रीनगर में जून 1947 को एक मुलाकात की। माउंटबेटन ने कहा कि अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलने का फैसला करता है तो हिंदुस्तान इस पर अपना ऐतराज नहीं जताएगा, लेकिन 15 अगस्त तक अगर कश्मीर ने अपने विलीनीकरण का कोई फैसला नहीं लिया तो रियासत के लिए निकट भविष्य में मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। कश्मीर की स्ट्रैटेजिक पोजीशन व दूसरे संवेदनशील पहलुओं को देखते हुए कश्मीर स्टेट का आजाद मुल्क बनकर रहना सेफ नहीं होगा। माउंटबेटन ने हरि सिंह और रामचंद्र काक से यह साफ साफ कह दिया कि आप अपनी आजादी का विचार छोड़ दें, इसी में जनता की भलाई है। माउंटबेटन को कुछ समय कश्मीर में रुकना था, तो तय ये हुआ कि जिस दिन लॉर्ड लुई माउंटबेटन कश्मीर से दिल्ली वापसी के लिए लौटेंगे उसी दिन की सुबह वो राजा हरि सिंह से एक बार और मिलेंगे। माउंटबेटन राजा हरि सिंह से अकेले में मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 22 जून 1947 की सुबह जब माउंटबेटन हरि सिंह का वेट कर रहे थे तो वो तो आए नहीं, पर एक चिट्ठी भिजवा दी। उसमें लिखा था कि पेट में दर्द की वजह से महाराजा हरि सिंह अभी बातचीत के लिए नहीं आ सकते। महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त वो पेट दर्द का बहाना तो बना दिया था, लेकिन उनका वो बहाना, वही पेट दर्द आज भी पूरे उपमहाद्वीप को परेशान किए हुए है। हरि सिंह के बारे में मशहूर था कि वो अपना ज्यादातर समय अपनी रियासत के जंगलों में शिकार करके या फिर बॉम्बे रेसकोर्स में बिताते थे। खैर, माउंटबेटन दिल्ली लौटते ही जवाहरलाल नेहरू से मिले और सारी बात बताई। नेहरू ने कहा कि वो मुझसे भी पहले पेट दर्द का बहाना कर चुके हैं। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता था, लेकिन उनके पेट दर्द से वो मुलाकात हो नहीं पाई। कश्मीर रियासत को एक आजाद मुल्क बनाने के प्रयासों का क्या नतीजा होगा, उसका अंदाजा शायद हरि सिंह को नहीं था। माउंटबेटन इस बात को समझते थे, लेकिन महाराजा ने तो पेट दर्द का बहाना कर दिया था। खैर, देश अब आजाद हो चुका था और कश्मीर ना तो हिंदुस्तान में शामिल था और ना ही पाकिस्तान। अंग्रेजों के जाते ही पाकिस्तान ने कश्मीर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। ऐसे हालात में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से राय लेने के लिए उन्हें 27 सितंबर 1947 को एक खत लिखा। प्रिय वल्लभ भाई, कश्मीर की करंट सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है। पाकिस्तान का प्लान कश्मीर में अभी से घुसपैठ कर बड़ी कार्रवाई करने की है। शेख अब्दुल्ला व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेताओं को कश्मीर की जेल से रिहा कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि महाराजा हरि सिंह के पास इसके अतिरिक्त अब और कोई विकल्प बचा है। शेख अब्दुल्ला, ये वो नाम है जो कश्मीर की कहानी में एक अहम स्थान रखता है। ये जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, लेकिन देश के आजाद होते ही हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को कैद कर लिया था। शेख अब्दुल्ला वो शख्स था जिसने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। शेख अब्दुल्ला ने AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी थी, फिर भी उन्हें कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिली। उन्होंने सवाल उठाए कि मुस्लिम बाहुल्य वाले स्टेट की ज्यादातर नौकरियों पर हिंदू ही क्यों काबिज हैं। हरि सिंह की नीतियों व शासन का विरोध कर शेख ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी थी। 1932 में जब ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी तो शेख उसका नेतृत्व कर रहे थे। इसी का नाम बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ा, जिसका जिक्र नेहरू ने सरदार पटेल को भेजे अपने खत में किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री
व बहुचर्चित उमर अब्दुल्ला इन्हीं के पोते हैं। शेख अब्दुल्ला ने एक सेक्युलर प्लेटफॉर्म पर हमेशा अपनी बातें रखी और कभी भी आवाम को एक कम्युनल नजरिया नहीं दिया। शेख अब्दुल्ला की समाजवादी सोच के कारण ही पंडित नेहरू और कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। खैर, जवाहरलाल नेहरू के दबाव में राजा हरि सिंह ने 29 सितंबर 1947 को शेख को आजाद कर दिया। नेहरू खुद कश्मीरी थे और कश्मीर से गहरा लगाव रखते थे। शेख अब्दुल्ला कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के पक्ष में नहीं थे और कश्मीरी आवाम भी शेख के साथ थी। लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान। वो आज़ाद मुल्क चाहते थे और पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की आज़ादी के लिए कतई तैयार नहीं थे। उन्हें कश्मीर हर हाल में चाहिए था। कश्मीर के खूबसूरत आसमान को विपरीत विचारधाराओं के बादलों ने चारों ओर से घेर लिया। क्या ये कभी न खत्म होने वाली एक जंग को जन्म दे रहा था? जानेंगे भारत एक सोच मेगा सीरीज के नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।